हेलो फ्रेंड्स, अड्डा 96 के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग को जो पढ़ना है वह है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, जो हम लोग के सीटीईटी एग्जाम में इससे भी 30 प्रश्न होते हैं। दोस्तों, आज हम लोग बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित 30 मॉडल प्रश्न पत्र को देखेंगे। तो आइए दोस्तों देखें हम लोग पहला प्रश्न। हम लोग का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन बुद्धि की परिभाषा नहीं है? बुद्धि कार्य करने की एक विधि है, बिल्कुल। बुद्धि ज्ञान अर्जन करने की क्षमता है, ये भी सही है। जीवन की अपेक्षाकृत नवीन परिस्थितियों से अपना सामंजस्य करने की व्यक्ति की योग्यता ही बुद्धि है, बिल्कुल, ये भी सही है। राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक शक्ति प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त युक्ति बुद्धि है, ये बिल्कुल नहीं होगा। राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक शक्ति प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त युक्ति बुद्धि की परिभाषा नहीं है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर। अगला प्रश्न हम लोग का है, अनुकरण दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहार की नकल है, यह किसका कथन है? दोस्तों, महान वैज्ञानिक रेबर्न के मतानुसार अनुकरण दूसरे व्यक्ति की बाह्य व्यवहार की नकल है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, रेबर्न। अगला प्रश्न हम लोग का है, आप अपनी कक्षा के बच्चों के बौद्धिक विकास में परिपक्वता लाना चाहते हैं, इसके लिए आप निम्न में से किसका चुनाव करेंगे? बच्चों के समक्ष आने वाली समस्याओं को सुलझाने में उनकी मदद करेंगे, बिल्कुल। बच्चों को खूब गृह कार्य देंगे, नहीं। बच्चों को कक्षा में चुपचाप बैठने को कहेंगे, बिल्कुल नहीं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए। बच्चों के कक्षा के समक्ष आने वाली समस्याओं को सुलझाने में उनकी मदद करेंगे। अगला प्रश्न हो जाएगा हम लोग का, आपकी कक्षा का एक छात्र कक्षा में काफ़ी बात करता है, आप उसके विषय में पता करते हैं तथा पाते हैं कि वही छात्र अपने घर पर बहुत ही कम बात करता है, तो आप उस छात्र के विषय में निम्न में से क्या विचार देंगे? विद्यालय प्रत्येक समय बच्चे को खूब बात करने का अवसर देता है, बिल्कुल नहीं। शिक्षकों की यह मांग है कि बच्चे विद्यालय में खूब बात करें, ये भी नहीं होगा। उस बच्चे को उसका घर पसंद नहीं है, ये भी नहीं होगा। उस बच्चे के विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है, बिल्कुल यही होगा 4 नंबर। उस बच्चे के विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है, इसी के कारण विद्यालय में बहुत बात करता है। अगला प्रश्न हो जाएगा हम लोग का, प्राकृतिक पर्यावरण का प्रभाव अधिगम की दशा को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है, इसका तात्पर्य है जलवायु तथा वायुमंडलीय दशाओं का योग बालक की बौद्धिक निष्पत्ति तथा सृजनशीलता पर गहरा प्रभाव डालता है, बिल्कुल। जलवायु तथा वायुमंडलीय दशाओं का योग बालक के बौद्धिक निष्पत्ति तथा सृजनशीलता पर प्रभाव डालता है, इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर। आर्थिक ताप तथा आर्द्रता बालकों की मानसिक क्षमता के विकास का घोतक है, बिल्कुल नहीं होगा। जलवायु तथा वायुमंडलीय दशाओं के योग का प्रभाव बालकों की मानसिक क्षमता को प्रभावित करता है, ये भी नहीं होगा, इसलिए इसका आंसर ये हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग का है, आप अपनी कक्षा के एक पिछड़े छात्र में अधिगम की गति को तीव्र करना चाहते हैं, जिससे कि वह समान छात्रों की श्रेणी में आ सके, इसके लिए आप निम्न में से क्या उपाय अपनाएंगे? दोस्तों, पहला ऑप्शन होगा उत्तम शिक्षण विधियों का प्रयोग करते हुए उसे सही दिशा में प्रेरित करेंगे। उसके माता पिता से उसकी शिकायत करेंगे, बिल्कुल नहीं। उसकी पूरी कक्षा के समक्ष दंडित करेंगे, ये भी नहीं होगा। उपरोक्त सभी, ये भी 2 को नहीं हुआ तो उपरोक्त सभी होगा ही नहीं, इसका आंसर हो जाएगा ए। उत्तम शिक्षण विधियों का प्रयोग करते हुए उसे सही दिशा में प्रेरित करेंगे। अगला प्रश्न हम लोग का होगा, किसी बालक में संवेग आवश्यक है क्योंकि संवेग बालक की संवेगात्मक अनुक्रिया है, ये नहीं होगा। बालक की उद्दीप्त अवस्था है जो किसी उद्दीपक के संदर्भ में अनुक्रिया द्वारा व्यक्त किया जाता है, ये भी नहीं होगा। बालक द्वारा किसी विशेष दशा में दिया गया प्रत्युत्तर है, बिल्कुल यही होगा, क्योंकि बालक में संवेग एकाएक आता है और किसी विशेष दशा में दिया गया प्रत्युत्तर होता है, इसलिए 7 का आंसर 3 नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग का होगा, एक अध्यापक को अपनी शैक्षिक क्रियाओं के अभियोजन के समय जातीय भेदभाव के संदर्भ में अपनी शिक्षण प्रक्रिया में क्या अपनाना चाहिए? देखिए दोस्त, जातीय अभिक्रिया में हम लोग को सबसे पहले यहाँ पे विद्यालय में जातीयता नहीं लाना चाहिए, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा लचीलापन। अगला प्रश्न हो जाएगा, आपकी कक्षा में कुछ बच्चे शारीरिक रूप से निःशक्त, कुछ बच्चे मानसिक रूप से निःशक्त तथा बाकी बच्चे सामान्य हैं।
आपके अनुसार उन्हें कक्षा में बैठने में निम्न में से कौन सी व्यवस्था सर्वाधिक उपयुक्त होगी? बच्चों को कक्षा में कहीं भी बैठने की सुविधा प्रदान की जाए, शारीरिक रूप से निशक्त बच्चों को सबसे आगे बैठाया जाए, बिल्कुल नहीं। मानसिक रूप से निशक्त बच्चे को सबसे आगे बैठाया जाए, बिल्कुल नहीं। समान बच्चों को सबसे आगे बैठाया जाए, बिल्कुल नहीं। बच्चों को कक्षा में कहीं भी बैठने की सुविधा प्रदान की जाए, इससे होगा दोस्त कि बच्चे में समानता की भावना विकसित होगी, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, बुद्धि के प्रतिदर्श सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? बुद्धि के प्रतिदर्श सिद्धांत का प्रतिपादन थॉमसन ने किया था, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए, थॉमसन। अगला प्रश्न है, वर्तमान समय में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के संदर्भ में ग्रेडों में अंकों का वितरण किया जाता है। इस प्रणाली में कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले छात्र को बहुत अच्छा या बी ग्रेड के अंतर्गत रखा जाता है? दोस्त, ए ग्रेड में 75 से 89% को रखा जाता है, बी ग्रेड में 56 से 74% को रखा जाता है और सी ग्रेड में 35 से 55% को रखा जाता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 56 से 74% बी ग्रेड। अगला प्रश्न हम लोग का है, मूल्यांकन की प्रक्रिया के दौरान शिक्षकों को काफ़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है। इस दौरान शिक्षकों निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए? प्रत्येक विद्यार्थी की अनुक्रिया के बारे में संवेदनशील होना, बिल्कुल। बच्चों की प्रगति के बारे में सूचना एकत्र करते रहना, ये भी सही है। शिक्षार्थियों को विभिन्न वर्गों में विभाजित कर उनके बीच तुलना करना, ये नहीं होगा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ये। बच्चों के विभिन्न प्रकार की सूचनाओं को अभिलेखबद्ध करना, बिल्कुल। इसलिए मूल्यांकन की प्रक्रिया के दौरान शिक्षकों को काफ़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है। इस दौरान शिक्षकों को निम्नलिखित में से शिक्षकों को विभिन्न नहीं करना चाहिए, शिक्षार्थियों को विभिन्न वर्गों में विभाजित कर उसके बीच तुलना नहीं करना चाहिए। अगला प्रश्न हम लोग का हो जाएगा, आप अपनी कक्षा में अपने शिक्षण के दौरान कड़ी मेहनत करते हैं, फिर भी आपकी कक्षा में काफ़ी शैक्षिक विभिन्नता दिखाई देती है, इसका कारण क्या हो सकता है? आपकी कक्षा के कुछ छात्र कक्षा में सो जाते हैं, बिल्कुल नहीं। आपकी कक्षा के छात्र आपको पसंद नहीं करते, ये भी नहीं होगा। भिन्न भिन्न छात्रों में व्यक्तिगत गुण भिन्न भिन्न होते, बिल्कुल यही होगा। आप अपने कक्षा में अपने शिक्षण के दौरान कड़ी मेहनत करते हैं, फिर भी आपकी कक्षा में काफ़ी शैक्षिक विभिन्नता दिखाई देती है, इसका प्रमुख कारण भिन्न भिन्न छात्रों में व्यक्तिगत गुण भिन्न भिन्न होते हैं, इसलिए इसका आंसर 3 नंबर। अगला प्रश्न हम लोग का हो जाएगा, आपकी कक्षा की एक बालिका मीरा विद्यालय में होने वाली प्रत्येक क्रिया के विषय में जानने के लिए सबसे अधिक उत्सुक रहती है, आपकी उसकी इस प्रक्रिया पर प्रतिक्रिया होगी? मीरा एक सृजनशील बालिका है, मीरा एक पिछड़ी बालिका है, ये तो कोई पॉइंट नहीं हुआ। मीरा की मन पढ़ाई में नहीं लगता है, ये भी नहीं होगा। मीरा को खेलना पसंद है, ये भी नहीं होगा। उत्सुकता दिखा रही है, इसलिए मीरा एक सृजनशील बालिका है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर। अगला प्रश्न है, आपकी कक्षा का एक छात्र मोहन बोलते समय हकलाता है, आप उसकी शिक्षा के प्रबंधन हेतु क्या आवश्यक कदम उठाएंगे? उससे अध्ययन की गलत आदतों पर नियंत्रण कराएंगे, बिल्कुल। प्रधानाचार्य से उसकी शिकायत करेंगे, बिल्कुल नहीं। उसको कक्षा से बाहर जाकर पढ़ने कहेंगे, बिल्कुल नहीं। विशेष शब्द को उच्चारण को उससे एक बार में ही पढ़ने को कहेंगे, ये भी संभव नहीं है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। उसके अध्ययन की गलत आदतों पर नियंत्रण कराएंगे। दोस्तों, अगला प्रश्न होगा, यदि आप अपनी कक्षा के बच्चों में यह भावना जागृत करना चाहते हैं कि उन्हें विद्यालय उपलब्धियों में सफल होना चाहिए, तो इसके लिए आप निम्न में से क्या उपाय अपनाएंगे? बच्चों के बौद्धिक क्षमता का विकास करेंगे, बिल्कुल। बच्चों के मार्गदर्शन उचित दिशा में करेंगे, ये भी सही है। अपने शिक्षण में उचित विधियों का प्रयोग करेंगे, ये भी सही है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न हम लोग का है, किसी बालक की समस्याओं के विषय में पता लगाने के लिए कौन उपयोगी मनोवैज्ञानिक विधि क्या है? प्रयोगात्मक विधि ये बिल्कुल है, निरीक्षण विधि ये भी है, कौन उपयुक्त विधि यानी कि परीक्षण विधि हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर। अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम निर्माण में सर्वाधिक महत्व किसको दिया जाना चाहिए?
दोस्त पाठ्यक्रम निर्माण में व्यक्तिगत विभिन्नता को सर्वाधिक महत्व देना चाहिए, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए। विद्यालय की व्यवस्था पाठ्यक्रम निर्माण में कोई भूमिका नहीं है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, अधिगम के संदर्भ में शिक्षा शास्त्रियों एवं मनोवैज्ञानिकों ने विविध प्रकार की परिभाषाएं दी है। इन परिभाषाओं के अनुसार अधिगम डैश चलने वाली एक निरंतर प्रक्रिया है। अधिगम के संदर्भ में शिक्षा शास्त्रियों ने एवं मनोवैज्ञानिकों ने विविध प्रकार की परिभाषाएं दी है। इन परिभाषाओं के अनुसार अधिगम जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न, बालक अपने चारों ओर जिन वस्तुओं और परिस्थितियों को देखकर जो चिंतन करता है वो होता है प्रत्यक्षात्मक चिंतन। बालक अपने चारों ओर जिन वस्तुओं को एवं परिस्थितियों को प्रत्यक्ष रूप से देखकर चिंतन करता है उसे प्रत्यक्षात्मक चिंतन बोलते हैं। अगला प्रश्न होगा, आपकी कक्षा में बच्चों के समाजीकरण में आपकी भूमिका क्या है? बच्चों का बौद्धिक विकास करने में बिल्कुल ऐसा ही है। बच्चों को गृह कार्य करने में ये नहीं होगा, बच्चों को दंड देने में ये भी नहीं होगा, उपरोक्त में से कोई नहीं, ये तो होगा ही नहीं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ये, बच्चों के बौद्धिक विकास करने में। अगला प्रश्न हम लोग का हो जाएगा, बालकों के नैतिक विकास को समझने के लिए जीन पियाजे ने निम्न में से कौन सी विधि को अपनाया था? बालकों के नैतिक विकास को समझने के लिए जीन पियाजे ने साक्षात्कार विधि को अपनाया था, इसलिए इसका आंसर ये हो जाएगा, साक्षात्कार विधि। अगला प्रश्न हम लोग का होगा, मैं कौन हूँ, क्या हूँ, मैं भी कुछ हूँ आदि ऐसी प्रबल भावनाएं विकास की किस अवस्था की ओर इंगित करता है? दोस्त, मैं कौन हूँ, मैं कुछ भी हूँ आदि ऐसी प्रबल भावनाएं विकास की किशोरावस्था की ओर इंगित करता है। जैसे बालक में एक गंभीरता आना शुरू हो जाता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा किशोरावस्था, ए। अगला प्रश्न है हम लोग का, बच्चे की आरंभिक शिक्षा के अंतर्गत उसे सर्वप्रथम किस विषय की शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए? दोस्तों, बच्चा जन्म जब लेता है उसी समय से उसकी भाषा का ज्ञान शुरू हो जाता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए, भाषा की शिक्षा। अगला प्रश्न हम लोग का हो जाएगा, किसी बच्चे में पूर्व माध्यमिक स्तर पर प्रक्रिया को सरल बनाने का सर्वोत्तम साधन क्या है? किसी बच्चे में पूर्व माध्यमिक स्तर पर प्रक्रिया को सरल बनाने का सर्वोत्तम साधन अनुबंधन है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न होगा दोस्त, बाल केंद्रित शिक्षा में निहितार्थ नहीं है। पाठ्य वस्तु को हिस्सों में बांटकर विश्लेषण से संश्लेषण की ओर पढ़ाया जाए? बिल्कुल नहीं। पाठ्य वस्तु का पुनरावृत्ति हम एक निश्चित समय पर अवश्य की जाए, ये भी नहीं होगा। हस्तकला तथा रचनात्मक कार्यों एवं शिक्षार्थियों को दूर रखा जाए, ये निहितार्थ नहीं है, बिल्कुल। शिक्षा व्यवस्था बालक की रुचि के अनुसार उपलब्ध करा जाए, बिल्कुल ऐसा ही है। बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत हम पाठ्य वस्तु को हिस्सों में बांटकर विश्लेषण से संश्लेषण की ओर पढ़ा सकते हैं। पाठ्य वस्तु की पुनरावृत्ति एक निश्चित समय पर अवश्य की जा सकती है। शिक्षा व्यवस्था तथा बालक की रुचि के अनुसार उपलब्ध कराई जा सकती है, लेकिन निहितार्थ नहीं है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा हस्तकला तथा रचनात्मक कार्यों से शिक्षार्थियों को दूर रखा जाए, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर। अगला प्रश्न है दोस्त हम लोग का, ऐसे बालक जो मौखिक रूप से सीखने में अक्षम होते हैं, ग्रस्त होते हैं, उन्हें अफेजिया के नाम से जानते हैं, इसलिए इसका आंसर 3 हो जाएगा। डिस्ग्राफिया लेखन से संबंधित है। दोस्तों अगला प्रश्न होगा हम लोग का, समान अवधारणाओं के मध्य संबंध को न समझने का कारक है दृश्य बोध की कमी, दूरी सजगता की कमी, बोध की कमी, स्मरण शक्ति की कमी, बोध की कमी। समान अवधारणा के मध्य संबंध को न समझने का प्रमुख कारण बोध की कमी है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर। अगला प्रश्न है हम लोग का, जब बालक बार बार एक ही तरह की प्रतिक्रिया करता है तो इसका कारक है गामक क्रिया निष्पादन की कमी, बिल्कुल यही होगा। गामक क्रिया निष्पादन की कमी के कारण बालक बार बार एक ही तरह की प्रतिक्रिया करता है, इसलिए इसका आंसर ए हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है हम लोग का, कक्षा में जब एक बालक अपनी अपंगता के कारण तिरस्कृत कर दिया जाता है तब अध्यापक को उसे पढ़ाने हेतु अभिप्रेरित करने के लिए उसकी कौन सी अवधारणा की पूर्ति करनी होगी? शारीरिक अवधारणा,
सुरक्षा की अवधारणा, संबंध जोड़ने की आवश्यकता, सम्मान पाने की आवश्यकता। कक्षा में जब बालक अपनी अपंगता के कारण तिरस्कृत कर दिया जाता है तब अध्यापक को उसे पढ़ाने हेतु अभिप्रेरित करने के लिए उसकी संबंध जोड़ने की आवश्यकता की पूर्ति करनी होती है। इसलिए इसका आंसर 3 नंबर हो जाएगा। दोस्तों, एग्जाम हॉल में घबराना नहीं है कि कैसा प्रश्न पत्र आएगा और किस प्रकार का प्रश्न पत्र रहेगा। दोस्तों, कठिन प्रश्न पत्र रहेगा तो भी सबके लिए रहेगा और इजी प्रश्न पत्र रहेगा तो भी सबके लिए रहेगा। दोस्तों, कठिन प्रश्न पत्र में भी बच्चे क्वालिफाइड होंगे और इजी प्रश्न पत्र में भी। इसलिए आपको इस स्तर पर तैयारी करना है कि आपको क्वालिफाइड होना है तो होना है। दोस्तों, ये नहीं है कि आपको प्रश्न 1 से शुरू करना है और 150 तक लगातार बनाते हुए चले जाना है। दोस्तों, आपको जो भी सही इजी लगे उससे ही बनाना शुरू करना है, जिससे आपको समय की भी बचत हो और मैक्सिमम स्कोर भी करेंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे लेटेस्ट वीडियो आपको मिलता रहे। साथ ही साथ वीडियो आपको कैसा लगा या वीडियो में कुछ कमी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, जिससे नेक्स्ट वीडियो में सुधारने की कोशिश की जाएगी। धन्यवाद।